दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थोड़े दिन पहले अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय ने जब ये कहा कि चुनाव आते आते तक ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी अपनी पार्टी में अपने भतीजे के साथ, तो लोगों को लगा कि वो शायद थोड़ा अतिशयोक्ति वाली बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है और माना जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उससे कहीं ना कहीं एक ममता बनर्जी और टीएमसी पर मोरल प्रेशर, कहें कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जिस तरह से बीजेपी उनके ऊपर डालना चाह रही है, वो उस स्ट्रेटजी में कामयाब होती जा रही है। क्योंकि दिनेश त्रिवेदी एक लौते एग्जाम्पल नहीं है। पिछले कुछ दिनों में 30 से 35 ऐसे नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। और अगर ममता के खास करीबी लोगों की बात करें तो पहले मुकुल राय जो उनके लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी और अब दिनेश त्रिवेदी। तो इन सब के मायने क्या हैं और दिनेश त्रिवेदी के टीएमसी छोड़ने से और बीजेपी जाने से किस तरह से ममता के ऊपर असर पड़ेगा या बीजेपी इस मूव से क्या गेन करेगी, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात दिनेश त्रिवेदी की। शुरुआत करते हैं दिनेश त्रिवेदी के करियर से। दिनेश त्रिवेदी से पहले दिनेश त्रिवेदी के एक खास, जो कि दिनेश त्रिवेदी ने 2 लोकसभा के चुनाव लड़े बैरकपुर से 2009 और 2014, और बैरकपुर चुनाव में जो उनकी हेल्प करता था, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैन था ममता बनर्जी का, जो बैरकपुर लोकसभा चुनाव को जिताता था, बीजेपी ने सबसे पहले उस पर नज़र डाली। क्योंकि जब टिकट देने की बारी आई बैरकपुर से, तो जो दिनेश त्रिवेदी के उस इलाके के एजेंट थे और ममता बनर्जी के सबसे स्ट्रॉन्ग मसल मैन थे अर्जुन सिंह, वो चाहते थे कि बैरकपुर से उन्हें टिकट मिल जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि दिनेश त्रिवेदी चुनाव हार जाएंगे। तो उन्होंने ममता के पास अपनी रिक्वेस्ट दर्ज की, लेकिन ममता का दिनेश त्रिवेदी पर ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि ममता और दिनेश त्रिवेदी का साथ बहुत पुराना था। 1998 से दोनों के संबंध है, दोनों की रिलेशनशिप है, और दिनेश त्रिवेदी इस पार्टी में थे। तो ममता ने अर्जुन सिंह को मना किया। उसी दिन अर्जुन सिंह ने फ्लाइट पकड़ी कोलकाता से दिल्ली की तरफ और जाकर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया और 2019 का जो चुनाव था वो दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर से हार गए। अर्जुन सिंह जो उनके लेफ्टिनेंट हुआ करते थे वो उस चुनाव को जीत गए। दिनेश त्रिवेदी का जो करियर था, वो करियर का जो सबसे उफान था, दिनेश त्रिवेदी का करियर वैसे तो कांग्रेस से शुरू हुआ था 1990 के दशक में। उसके बाद फिर वो जनता दल गए और जनता दल के बाद वो टीएमसी आए, और तब से वो ममता बनर्जी के खास लोगों में शुमार किए जाते रहे। और दिल्ली में खास करके जो रीजनल पार्टियां होती हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उन सब के दिल्ली में एक ना एक कोई पॉइंट पर्सन होता है। वो उस पॉइंट पर्सन का काम क्या होता है? उस पॉइंट पर्सन का काम होता है न केवल दिल्ली में जो सत्ता के बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बीच एक तरह से लाइजनिंग करना। और कोई भी जब उनका क्षेत्रीय नेता जो रीजनल छत्रप है अपने अपने स्टेट में दिल्ली आए, तो तमाम उनकी मुलाकातों को कोऑर्डिनेट करना, संसद लोकसभा की जो रणनीतियाँ होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करना, उसकी रणनीति बनाना, और साथ ही एक तरह से चूँकि दिल्ली एक पावर कैपिटल है, तो पावर कैपिटल का जो सारा जो नेक्सस है उसको कहीं ना कहीं उस रीजनल छत्रप के साथ बिठाना, और साथ ही सबसे जो अहम काम होता है वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठा करना। और दिनेश त्रिवेदी की जो सबसे बड़ी काबिलियत ये थी कि वो ममता बनर्जी के एक तरह से मनी बैग थे, उनके लिए वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठा करते थे। दिनेश त्रिवेदी जब 2009 में बैरकपुर से चुनाव जीते, और उसके बाद फिर चूँकि उस समय टीएमसी के का जो दिल्ली में पॉइंट पर्सन वो सुदीप बंदोपाध्याय हुआ करते थे, और चूंकि ममता किसी एक आदमी पर एक लंबे समय तक विश्वास नहीं करती, तो सुदीप बंदोपाध्याय से उनका विश्वास उचटने लगा था। और उसके बाद मुकुल राय उनके सेकंड लेफ्टिनेंट थे, यानी कि मुकुल राय पे उनका ज़्यादा भरोसा था। मनमोहन सिंह की सरकार थी और दोनों मुकुल राय, दिनेश त्रिवेदी उस सरकार में मंत्री थे। लेकिन ममता बनर्जी
मुकुल राय को रेल मिनिस्टर बनाना चाहती थी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुकुल राय के नाम पे कुछ आपत्ति थी, क्योंकि जूनियर मिनिस्टर के रहते हुए मनमोहन सिंह ने एक बार उन्हें आसाम दौरे पे भेजना चाहा था। आसाम में ट्रेजेडी हो गई थी और मनमोहन सिंह ने मुकुल राय को कहा था आसाम जाने के लिए, लेकिन मुकुल राय ने मना कर दिया था। बिना ममता से पूछे वो जा नहीं सकते थे, इसलिए प्रधानमंत्री चाहते थे कि मुकुल राय रेल मिनिस्टर न बने। तो ममता को आखिर दिनेश त्रिवेदी के नाम पर हामी भरनी पड़ी और दिनेश त्रिवेदी रेल मिनिस्टर बन गए। उन्होंने रेल बजट पेश किया और भारत के संसदीय इतिहास में ऐसे कम मौके होते हैं कि रेल बजट यानी कि पेश करने के बाद बजट का जो पूरा सेशन है चल रहा है और मंत्री बजट बिना पास कराए, बिना पारित किए बजट सेशन के दौरान ही बजट पेश करने के बाद उसे अगले 5 दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। दिनेश त्रिवेदी को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने रेल बजट में पैसेंजर जो फेयर है उसको बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने अनाउंसमेंट किया था क्योंकि रेलवे का घाटा ज़्यादा बढ़ गया था और दिनेश त्रिवेदी को एज ए रेल मिनिस्टर ये लगता था कि रेलवे के घाटा को कम करने के लिए पैसेंजर फेयर को बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की, ममता बनर्जी नाराज हो गई और उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को कहा कि तत्काल रिजाइन करने के लिए। दिनेश त्रिवेदी अड़े रहे और 4-5 दिनों तक दोनों के बीच में एक तरह से रस्साकसी चलती रही, लेकिन फाइनली दिनेश त्रिवेदी को रिजाइन करना पड़ा। मुकुल राय उनके खास हुए, लेकिन बाद के दिनों में बीजेपी ने मुकुल राय को भी पार्टी में मिला लिया, मुकुल राय को भी ममता बनर्जी से तोड़ लिया। दिनेश त्रिवेदी काफ़ी दिन तक नेपथ्य में रहे, काफ़ी दिनों तक वो दिल्ली के जो पावर कैपिटल है उसमें एक तरह से वो साइडलाइन रहे, क्योंकि डेरेक ओब्रायन एक नए उभरते हुए सितारे थे। वो ज़्यादा आर्टिकुलेट थे और ज़्यादा बेहतर संसद में बोलते थे, तो डेरेक पे ममता का ज़्यादा भरोसा कायम हुआ और साथ ही कल्याण बनर्जी जैसे नेता, इन सब पे भी ममता का भरोसा बढ़ा। लेकिन बाद में पिछले 2 सालों में दिनेश त्रिवेदी की फिर से ममता कैंप में एंट्री हुई, उनके खास विश्वास पात्रों में, और उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया गया राज्यसभा में। यानी कि 2019 का चुनाव हारने के बाद दिनेश त्रिवेदी की राज्यसभा में एंट्री हो गई। अब बीजेपी ने एक तरह से कहें कि पहले मुकुल राय, फिर शुभेंदु अधिकारी और अब दिनेश त्रिवेदी। तो बीजेपी के इस एक तरह से कहें कि जो ममता बनर्जी के खास सिपा सलाहकार टीएमसी से अलग हो रहे हैं, उससे ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और बीजेपी किस तरह से उससे लाभ उठा सकती है। वैसे देखिए, जब युद्ध लड़ा जाता है, चूँकि पश्चिम बंगाल का चुनाव अमित शाह के लिए एक युद्ध की तरह है, और जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध में सिर्फ जो सैनिक होते हैं और साथ ही जो गोला और तोप होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते, बल्कि वहाँ पे पुराने ज़माने में जब युद्ध लड़ा जाता था तो घोड़े, गधे, खच्चर, इन सब की उपयोगिता होती थी और सप्लाई लाइन को कैसे काट दिया जाए वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था। तो दिनेश त्रिवेदी कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए एक तरह से, चूंकि उनके मनी बैग रिसोर्स मैनेजमेंट का काम वो देखते थे, तो रिसोर्स मैनेजमेंट अगर बीजेपी कर्टेल करती है टीएमसी का, उसके रिसोर्स मैनेजमेंट को कट करती है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी पे फर्क पड़ेगा। और चूंकि युद्ध में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ा जाता है कि टीएमसी के ऊपर जिस तरह से बीजेपी दबाव बना रही है कि उसके सारे नेता एक एक करके छोड़ रहे हैं और टीएमसी हारने वाली पार्टी है, बीजेपी जीतने वाली पार्टी है, तो ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक जो नैरेटिव है पश्चिम बंगाल में, जो बीजेपी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उससे टीएमसी को इस पे असर पड़ेगा, उसे धक्का लगेगा कि उसके एक के बाद एक नेता, एक के बाद एक एमएलए और मंत्री टीएमसी छोड़ रहे हैं, और इसके साथ ही बीजेपी कहीं ना कहीं उनके रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी असर डालेगी। इससे पहले ही शुभेंदु अधिकारी चूँकि अपने इलाके में, जो मेदिनीपुर का इलाका है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाका है, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को तोड़ चुकी है। अर्जुन सिंह जो दिनेश त्रिवेदी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, उनको तोड़कर सांसद बना चुकी है। और आने वाले दिनों में बीजेपी उस तरह के तमाम नेताओं पर बीजेपी की नज़र है जो कहीं ना कहीं ममता की पार्टी के लिए इन्फ्लुएंशियल हैं। दिनेश त्रिवेदी वैसे तो कोई जनाधार वाले नेता नहीं है और उनका इलेक्ट्रोल कोई वैसा कोई वजूद नहीं है, लेकिन युद्ध में मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़ी जाती है, रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बड़ा असर होता है। और चूंकि दिनेश त्रिवेदी एक ट्रेंड पायलट रहे हैं, बिजनेस घराने से रहे हैं, इनके पिता भी एक तरह से बाद में जब दिनेश त्रिवेदी यूएस से पढ़ाई करके आए और उसके बाद उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, तो बिजनेस सर्किल में दिनेश त्रिवेदी का उठना बैठना रहा है और वो बिजनेस जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उससे उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस लाइन को, सप्लाई लाइन को कट करके भी उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।